Hi dear student, myself R.K. ठाकुर from Engineers Classes for Competition। आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट हम देखने वाले हैं यूपी JVRNL जेई मैकेनिकल में जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और उस क्वेश्चंस डिस्कशन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, लर्निंग लेंगे। तो ये एग्ज़ाम डियर स्टूडेंट आपका ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये 25/10/2021 को हुआ था। 25/10/2021 को एग्जाम हुआ था। ढाई बजे से लेके 2:30 टू 5:30 का ये टाइमिंग था। 3 घंटे का एग्जाम था। और ये जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का ये बेसिकली क्वेश्चन है जो 25/10/2021 को हुआ था यूपी JVRNL। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं और लर्न करते हैं कि क्वेश्चन 1 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन 1 कह रहा है डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट्स यंग्स मॉडुलस E, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G एंड बल्क मॉडुलस K। तो इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट E अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपके इसमें E G और K के बीच रिलेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रिलेशन पूछ रहा है। तो ये बहुत आसान है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला तो ऑप्शन हो नहीं सकता E is equals to 2 kg by 3k plus G, नो। सेकेंड ऑप्शन है E is equals to kg by k plus G, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है E is equals to 3 kg by 3k plus G, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन डियर स्टूडेंट ये दिया हुआ, ये इसका आंसर है E is equals to 9 kg by 3k plus G, E is equals to 9 kg by 3k plus G। ये बेसिकली ये रिलेशन थोड़ा सा अनकॉमन है, मतलब E और C और E और K के बीच रिलेशन होता है और वहीं से ये रिलेशन डेराइव हुआ है। देखो कैसे, हम E और C के बीच हमारा रिलेशन है E is equals to 2C 1 plus mu। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये कई बार पूछता है। और E और K के बीच में क्या है, यहाँ पे C डियर स्टूडेंट हम C को G भी लिख सकते हैं। ये C और G एक ही होता है, किसी किसी बुक में C से डिनोट करते हैं और किसी बुक में G से डिनोट करते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉड्यूलस ही है, यहाँ पे G डिनोट किया हुआ इसलिए हमने G से डिनोट किया। E is equals to 3k 1 minus 2 mu, ये E और K के बीच रिलेशन है, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ से म्यू निकालना है, यहाँ से म्यू को निकालना है और इसको इसमें पुट कर देना है। यहाँ पे म्यू पुट कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा और ये पूरा रिलेशन E, K और G में आ जाएगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ। लेट्स सी कैसे। तो अगर मैं E by 2G कर दूं यहाँ से तो इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं म्यू निकालूं तो म्यू हो जाएगा E by 2G minus 1, ये हो जाएगा। अब अगर मैं इसको इसमें पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, E is equals to 3k 1 minus 2 और म्यू की जगह क्या आ जाएगा, E by 2G minus 1, ये आ जाएगा। एक स्टेप और आगे बढ़ लेते हैं, E is equals to 3k, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1 minus 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इस वाले टर्म में, 1 minus E by G हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 3k 3 minus E by G हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर देंगे तो 3k, इसको इतना ही रहने देते हैं, नाउ यहाँ पे E is equals to 3k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k हो जाएगा माइनस 3k E by G हो जाएगा डियर स्टूडेंट। नाउ E वाले टर्म को एक साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, E प्लस 3k E by G इज इक्वल्स टू 9k। इसमें E अगर कॉमन ले लेंगे डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3k by G इज इक्वल्स टू 9k। नाउ E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E ये हो जाएगा 3k प्लस G बाई G इज इक्वल टू 9k। अब यहाँ से E क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये E हो जाएगा 9 kg बाई 3k प्लस G
जो कि हमारा रिलेशन इसमें दिया हुआ, तो ये रिलेशन आपको आ जाएगा म्यू को एलिमिनेट करने से, राइट। तो आपको याद रखना है 3 रिलेशन, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू फर्स्ट रिलेशन, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू सेकेंड रिलेशन, और E इज इक्वल टू 9KG बाई 3K प्लस G ये थर्ड रिलेशन। थर्ड रिलेशन सिर्फ तीनों इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में है, और ये जो दो रिलेशन है ये E और G और म्यू के बीच है, ये नीचे वाला E, K और म्यू के बीच में है। तो आई होप इससे आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी और इस क्वेश्चन के हर एक एस्पेक्ट्स को आपने लर्न कर लिया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हॉट टीयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हॉट टीयर्स। हॉट टीयर्स के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है? तो चलो देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हॉट टीयर्स। तो हॉट टीयर्स जैसा सबको पता है कि हॉट टीयर्स एक कास्टिंग डिफेक्ट है। हॉट टीयर्स एक कास्टिंग डिफेक्ट है, तो पहला ही ऑप्शन है इट इज अ कास्टिंग डिफेक्ट। यस, इट इज ट्रू, इट इज अ कास्टिंग डिफेक्ट। सेकंड कह रहा है इट इज अ हॉट वर्किंग प्रोसेस कैरीड आउट ऑन मेटल्स। इट इज अ हॉट वर्किंग प्रोसेस कैरीड आउट ऑन मेटल्स। नो, ये करेक्ट नहीं है। इट इज अ टाइप ऑफ रस्टिंग ऑफ मेटल्स, करेक्ट नहीं है। इट इज अ स्ट्रेंथ पैरामीटर, नहीं, ये हो जाएगा। इट इज अ कास्टिंग डिफेक्ट। डियर स्टूडेंट, हॉट टीयर्स, हनी कॉम्बिंग, मिसरन, ब्लो होल्स, पिन होल्स और भी बहुत सारे कास्टिंग डिफेक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। हॉट टीयर्स कैसा होता है अगर आप देखोगे तो, अगर हॉट टीयर्स की मैं बात करूं, इस टाइप का एक कंपोनेंट आपने कास्ट किया तो यहाँ पे हॉट टीयर्स जनरेट हो सकता है, यहाँ पे हॉट टीयर्स जनरेट हो सकता है। क्रैक आप बोल सकते हो। हॉट टीयर्स क्या है? ये सरफेस के नीचे थोड़ा सा क्रैक जनरेट हो जाएगा। ये सारे क्या है? हॉट टीयर्स है। दीज आर ऑल हॉट टीयर्स। हॉट टीयर्स बेसिकली है जो कास्टिंग डिफेक्ट है, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द हैमर गिवन बिलो। कह रहा है कि एक हैमर का ड्राइंग का पिक्चर दिया हुआ, हैमर का पिक्चर दिया हुआ, और कह रहा है कि ये किस टाइप, आइडेंटिफाई द हैमर गिवन बिलो। बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और साइड पिन हैमर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फ्लैट फेस है। ये क्या है? ये हैमर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये फ्लैट फेस है। ये फ्लैट फेस है और ये राउंड है। ये राउंड है, ये राउंड हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेयर है। तो इस टाइप के हैमर को हम बॉल पिन हैमर बोलते हैं, जो मशीनिस्ट इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हेमिस्फेयर है, ये बॉल पिन हैमर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉल पिन हैमर, राइट। ओके, नाउ इसको इरेज करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन अब हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन तो हमने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन करने के बाद फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि टू थ्रो अ स्टोन a maximum distance in projectile motion, the stone needs to be thrown at that angle. To throw a stone a maximum distance in a projectile motion, the stone needs to be thrown at dash angle. Dear student, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अगर आपको एक स्टोन को थ्रो करना है तो कितने एंगल पे थ्रो करोगे कि ये वाला जो रेंज है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, ये मैक्स हो जाए। इसको रेंज बोलते हैं डियर स्टूडेंट, रेंज आर बोलते हैं। ये मैक्स कब होगा? ये मैक्स कब होगा? कितने एंगल पे इसको थ्रो किया जाए, मतलब ये थीटा पूछ रहा है, ये थीटा प्रोजेक्टाइल का पूछ रहा है। यू एंगल से थ्रो, यू वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है, तो ये थीटा पूछ रहा है। कह रहा है थीटा कितना होगा? तो सबको पता है कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज अकर होता है।
45 डिग्री पे अगर आप थ्रो करोगे, अगर थीटा 45 डिग्री हो जाए तो ये हमारा रेंज मैक्सिमम हो जाता है, ये सबको पता होता है। ये कैसे होता है, तो डियर स्टूडेंट इसको हम ऐसे देख सकते हैं, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब ये r मैक्स कब होगा, ये मैक्स, इसको मैक्स करना है, रेंज को मैक्स करना है, तो ये साइन 2 थीटा मैक्स होना चाहिए, ये मैक्स होना चाहिए। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है कि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। सो साइन 2 थीटा 1 को मैं साइन 90 लिख सकता हूँ, 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं साइन 90, तो यहाँ से 2 थीटा क्या आ जाएगा 90, थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री आपको याद रखना है। 45 डिग्री पे अगर हम थ्रो करते हैं तो हमारा रेंज मैक्सिमम आता है, और कैसे आता है ये भी आपको क्लियर हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो डियर स्टूडेंट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वन ऑफ द मेथड्स ऑफ चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर्स एंड कैलिपर इज, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वन ऑफ द मेथड्स ऑफ चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर एंड कैलिपर इज, तो राउंड गेज, रिंग गेज, स्लिप गेज, प्लग गेज। डियर स्टूडेंट जब भी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोमीटर और कैलिपर उसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं तो स्लिप गेज यूज करते हैं। स्लिप गेज कैसा होता है, डिफरेंट थिकनेस का, इस टाइप का रेक्टेंगुलर ब्लॉक जैसा ये स्लिप गेज होता है, अलग अलग थिकनेस का। अगर मान लो ये 0.5 है, ये 0.3 है, ये 0.2 है, तो टोटल मिला के 1 mm हो गया। तो अब हम इसको मेजर करेंगे जॉ से, माइक्रोमीटर से और वर्नियर से इसको मेजर करेंगे। अगर ये 1 mm दिखा रहा है तो इट मीन्स हमारा इंस्ट्रूमेंट करेक्ट है, अगर नहीं दिखा रहा है इट मीन्स उसमें एरर है, क्योंकि जो स्लिप गेज होते हैं, स्लिप गेज काफी एक्यूरेट होते हैं। तो स्लिप गेज की हेल्प से हम बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की स्पेशली माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर वगैरह की एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो इसका आंसर स्लिप गेज हो जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट। ओके, इसको इरेज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विच डिवाइस डिस्चार्जेज कंडेंसेट फ्रॉम द स्टीम पाइप विदाउट डिस्चार्जिंग द स्टीम। कह रहा है कि कौन सा डिवाइस है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच डिवाइस डिस्चार्जेस कंडेंसेट फ्रॉम द स्टीम पाइप विदाउट डिस्चार्जिंग द स्टीम। मतलब ऐसा इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कंडेंसेट को स्टीम पाइप से हटाता है विदाउट डिस्चार्जिंग द स्टीम। मतलब स्टीम को डिस्चार्ज किए बिना जो कंडेंसेट होता है वाटर, उसको कौन डिस्चार्ज करता है। तो ऑब्वियसली स्टीम ट्रैप होता है डियर स्टूडेंट। स्टीम ट्रैप को हम यूज करते हैं कंडेंसेट को आउट करने के लिए विदाउट डिस्चार्जिंग द स्टीम। तो स्टीम ट्रैप आपको याद रखना है, स्टीम ट्रैप आपको ऑलवेज यू रिमेंबर स्टीम ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डियर स्टूडेंट विच एनर्जी ऑफ फ्लूइड इज यूटिलाइज्ड इन एन इंपल्स टरबाइन। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे पास दो टाइप के टरबाइन है, इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। हमारे पास दो टाइप के टरबाइन है, एक है इंपल्स टरबाइन, इंपल्स टरबाइन, और दूसरा है रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स टरबाइन में बेसिकली आपको अगर देखना होगा तो इसमें इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी होती है, इनलेट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है के, मतलब हाई वेलोसिटी फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड जैसे जैसे आगे मूव होता है प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता जाता है, ठीक है। और रिएक्शन टरबाइन के इनलेट पे बेसिकली दोनों एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों होती है। जैसे जैसे फ्लूइड फ्लो होता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है और जो प्रेशर एनर्जी है वो कम होती जाती है। मतलब वो उसका जो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी से बेसिकली गेन करता है। काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में जो लूज होता है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है और प्रेशर एनर्जी कम होता जाता है, इसीलिए ड्राफ्ट वगैरह की जरूरत पड़ती है रिएक्शन टरबाइन में। इंपल्स टरबाइन में आपको
सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है और इनिशियली प्रेशर यहाँ पे नहीं होता, इसलिए जो इसका केसिंग होता है वो जस्ट एक केसिंग होता है, एयर टाइट केसिंग नहीं होती है। तो इंपल्स टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी होती है। ये आंसर हो गया, राइट। इसको इरेज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द आउटसाइड डायमीटर, इसको भी इरेज कर देते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। क्या कह रहा है? द आउटसाइड डायमीटर ऑफ अ हॉलो शाफ्ट इज, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। द आउटसाइड डायमीटर ऑफ अ हॉलो शाफ्ट इज ट्वाइस इट्स इनसाइड डायमीटर। द रेशियो ऑफ टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हॉलो शाफ्ट to that of a solid shaft for the same material and the same outside diameter is। अब ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना होगा। देखो आउटसाइड डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट, ये एक हॉलो शाफ्ट है, ये हमारा हॉलो शाफ्ट है, ये इसका आउटसाइड डायमीटर मान लो कैपिटल डी है। आउटसाइड डायमीटर इज ट्वाइस इट्स इनसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर को डी बोल देते हैं, तो कैपिटल डी हमारा क्या हो गया? 2d हो गया। द रेशियो ऑफ टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हॉलो शाफ्ट, टी ऑफ हॉलो और टू दैट ऑफ टी सॉलिड फॉर द सेम मटेरियल। हॉलो और सॉलिड का सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल होने से टाउ सेम हो जाएगा, टाउ हॉलो इज इक्वल टू टाउ सॉलिड हो जाएगा। शियर स्ट्रेस, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट होगा वो सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल एंड सेम आउटसाइड डायमीटर। डियर स्टूडेंट, जो सॉलिड का डायमीटर होगा ना वो d होगा, d इज इक्वल टू डाया ऑफ सॉलिड शाफ्ट। ये ऐसा दिया हुआ है, कह रहा है कि जो हॉलो का जो आउटसाइड डायमीटर है वही सॉलिड का डायमीटर है। तो ठीक है, टॉर्क निकालना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। टॉर्क क्या होता है? पाई बाय 16 टाउ हॉलो d4 माइनस d4 बाई डी। ये अगर आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला। पाई बाय 16 टाउ हॉलो d4 माइनस कैपिटल d4 माइनस स्मॉल d4 बाई कैपिटल D, ये हॉलो का होता है, और सॉलिड का होता है पाई बाय 16 टाउ सॉलिड, और ये d पाई बाय 4 d स्क्वायर हो जाता है, सॉरी पाई बाय 16 टाउ d क्यूब हो जाता है, राइट। तो यहाँ से ये दोनों कैंसल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो ये क्या बच जाएगा? d4 माइनस d4 बाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये d4 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस d बाई कैपिटल D का होल 4, राइट। ये हो जाएगा 1 माइनस कैपिटल D, और स्मॉल d का रेशियो ऑलरेडी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी स्मॉल d बाई कैपिटल D कितना हो जाएगा? 1/2। तो इसको 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 का होल 4, 1 माइनस 1 बाई, ये हो जाएगा 16, 1 माइनस 1/16 कितना हो जाएगा? 15/16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 15/16। तो 15/16 फोर्थ इज द राइट आंसर, राइट। तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, एक हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट में कंपेयर करना था उसके टॉर्क का, जबकि हॉलो शाफ्ट का जो दोनों डायमीटर है उसमें रिलेशन दिया हुआ था कि आउटसाइड इज ट्वाइस ऑफ इनसाइड, और जो सॉलिड शाफ्ट है उसका ओडी, उसका जो आउटर डायमीटर है वो और हॉलो का आउटर डायमीटर इक्वल है, ऐसा दिया हुआ था। तो 5/16 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ इसको इरेज करते हैं। नाउ इसमें डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, ये फिर से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है डैश, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि डैश इज अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस। ये स्टूडेंट आपको पता है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारा कई बार वेल्डिंग सॉलिड स्टेट में ही हम फ्यूज कर देते हैं, और कई बार उसको मोल्टेन कंडीशन में ले जाते हैं, लिक्विड कंडीशन में ले जाते हैं। तो कह रहा है कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग क्या है? तो यहाँ पे
गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, नो, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मोल्टन मटेरियल क्रिएट होता है ज्वाइनिंग के पोर्शन के पास। फ्रिक्शन वेल्डिंग इज यस, फ्रिक्शन वेल्डिंग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग नहीं है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ये सब लिक्विड कंडीशन में। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग कैसे होता है डियर स्टूडेंट, ये मान लो एक वर्क पीस है और इसको ज्वाइन करना है इसके साथ। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे और फिर इसको क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। और रोटेशन के टाइम में ही इसको हम आगे की तरफ मूव करेंगे। जब ये यहाँ पे टच होगा, जब ये यहाँ पे टच होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा और उसी टाइम प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, वो काफी हाई हीट जनरेट होगा और उस हाई हीट की कंडीशन में लिक्विड मोल्टन मेटल में तो नहीं जाता, सॉलिड में ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा हीटेड हो जाता है, उस टाइम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। तो प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे वेल्ड हो जाता है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग। यस, फ्रिक्शन वेल्डिंग इज अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, ऑलवेज रिमेंबर फ्रिक्शन वेल्डिंग इज अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, राइट। इसको इरेज करते हैं, कंफ्यूजन कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है इफ हीट रिजेक्टेड, ये वाला क्वेश्चन है, if heat rejected by the refrigerant in condenser is 175 kilojoule per kg and heat absorbed by the refrigerant in evaporator of vapor compression is 125 kilojoule per kg, COP coefficient of performance of the refrigerator system is। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, जहाँ से जिसको हम बोलते हैं सिंक, ये हमारा है सिंक, जो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इवापोरेटर। ये क्या दिया हुआ है, इवापोरेटर। इवापोरेटर से हीट एक्सट्रैक्ट करता है जिसको हम Q2 बोलते हैं। और ये रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर पे वर्क करना पड़ता है और ये फिर क्या करता है, कंडेंसर को ये हीट रिजेक्ट करता है, ये सोर्स को करता है, जो कि यहाँ पे क्या है, कंडेंसर है। ये हमारा बेसिकली क्या है, इसका एक डायग्राम बन सकता है इसको समझने के लिए। तो ये होगा हीट रिजेक्टेड Q1, Q1 कितना दिया हुआ, 175, हीट रिजेक्टेड 175 किलो जूल पर kg, हीट एब्जॉर्ब बाय रेफ्रिजरेंट इन इवापोरेटर ऑफ वेपर कंप्रेशन इज 125, ये 125 किलो जूल पर kg है, राइट। तो COP निकालना है, तो COP ऑफ हीट रेफ्रिजरेटर क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये हो जाता है Q आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट Q2 है और इनपुट W है, और W क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, Q1 माइनस Q2। तो ये पुट कर सकते हैं, Q2 क्या है 125 और Q1 क्या है 175, 175 माइनस 125, ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 125 बाई 50 हो जाएगा। 50 से ये कितना टाइम्स कैंसिल होगा, 5 से 5 10 जा और 5 से 25, 5 से 2 5, ये 2.5 होगा, 2.5 हो जाएगा COP की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही होती है, तो 2.5 हो जाएगा, जो कि थर्ड आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर Q2 बाई W होता है, W इज ऑलवेज Q1 माइनस Q2, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, सॉरी हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एक्सट्रैक्टेड, राइट। तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। इसको इरेज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश यूज फॉर हैमरिंग डिलीवर्स अ सॉफ्टर इंपैक्ट देन कन्वेंशनल हैमर। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ITI टाइप का क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला है। कह रहा है डैश यूज फॉर हैमरिंग डिलीवर्स अ सॉफ्टर इंपैक्ट देन कन्वेंशनल हैमर, चिजल्स, मैलेट, फाइल्स, बैंडसॉ। जिस मैलेट होता है, मैलेट जो है ना वो हैमर का छोटा भाई होता है। मैलेट बेसिकली क्या होता है, हैमर का छोटा भाई होता है।
अगर आप देखोगे तो इस टाइप का होता है, लेकिन ये जो मटेरियल होता है ये रबड़ का होता है, ये रबड़ होता है, कई बार प्लास्टिक्स होता है, ठीक है, कई बार वुड होता है। तो इस टाइप से ये हैमर होता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में चीज़ों को फिट करने में, या मान लो बियरिंग वगैरह पे मेटल से हैमरिंग नहीं कर सकते तो बियरिंग वगैरह पे को फिट करते टाइम मैलेट को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल में जो डेलिकेट पार्ट्स होते हैं उसको फिट करने के लिए अगर हम मेटल हैमर यूज़ करेंगे तो डेंट मार्क दे देगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम मैलेट यूज़ करते हैं। तो मैलेट बेसिकली हमेशा सॉफ्टर इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है देन कन्वेंशनल हैमर। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैलेट, राइट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 कर लिया हमने, अब 12 कर रहे हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है डैश इज अ वाइडली यूज्ड, ये क्या कह रहा है, डैश इज वाइडली यूज्ड फ्लक्स इन द ब्रेजिंग प्रोसेस। डियर स्टूडेंट सबको पता है कि ब्रेजिंग प्रोसेस में हम फ्लक्स यूज करते हैं। क्यों फ्लक्स यूज करते हैं, सो दैट जो हमारा मोल्टेन मटेरियल है वो इजीली फ्लो हो सके, और उसमें अगर कोई फॉरेन मटेरियल या इम्प्यूरिटी अगर ऐड होता है तो वो उसको अपने में डिजॉल्व करके उसको फ्लो करा देता है, तो वो डिपोजिशन नहीं होने देता है, इसलिए हम फ्लक्स यूज करते हैं। और लेड नहीं यूज करते, NaCl नहीं यूज करते, बोरेक्स यूज करते हैं। बोरेक्स का वाइट पाउडर होता है जिसको हम वाइडली यूज करते हैं फ्लक्स में, ठीक है, तो बोरेक्स यूज हो जाएगा। बोरेक्स को हम कई बार डिटर्जेंट वगैरह में भी यूज करते हैं, बट ब्रेजिंग प्रोसेस में ये एक वाइडली यूज फ्लक्स है, बोरेक्स पाउडर। क्या है ये, बोरेक्स पाउडर। बोरेक्स पाउडर वाइट पाउडर होता है, ठीक है, वाइट पाउडर होता है। और इसको हम बेसिकली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मोल्टेन जो हमारा जो इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है और वो जो मोल्टेन मटेरियल होता है उसका फ्लो आसानी से होता है, वो ज्वाइनिंग के जोन में वो इजीली फ्लो होता है। अगर आप ये समझ लो इसको और इसको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोल्टेन मटेरियल का फ्लो इजीली होगा, इसलिए हम जब हम फिलर मटेरियल देते हैं तो ये मेल्ट होता है, तो यहाँ पे हम पाउडर यूज करते हैं जिससे कि हमारा मोल्टेन मटेरियल में इंप्यूरिटी ऐड ना हो और उसका फ्लोएबिलिटी अच्छी रहे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। इसको इरेज करते हैं। नाउ 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन कह रहा है कि इसको भी इरेज करते हैं, ये भी कंफ्यूजन बना रहा है जैसे कि ये आंसर हो नो। चलिए 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लेथ मशीन बेड। कह रहा है लेथ में जो मशीन का बेड होता है ना, ये क्वेश्चन नंबर 13, लेथ में जो मशीन का बेड होता है वो किस मटेरियल का होता है, तो स्टेनलेस स्टील का नहीं होता, कॉपर एलॉय का नहीं होता, एल्यूमिनियम एलॉय का नहीं होता, कास्ट आयरन का होता है डियर स्टूडेंट। कास्ट आयरन का इसलिए होता है, इसके पीछे लॉजिक है, जो मशीन के जो बेड्स होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, ठीक है, पूरा मशीन का जो भार होता है वेट वो इसी पे बेस्ड, इसी पे होता है। तो सबसे पहले ये स्टैटिक होता है, ये मूवमेंट इसमें नहीं होती है, तो स्टैटिक होने की वजह से बेड हमेशा स्टैटिक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वाइब्रेशन से सब्जेक्टेड होता है, तो वाइब्रेशन को अरेस्ट करने के लिए ये वाइब्रेशन पैड यूज कर देते हैं, वाइब्रेशन पैड यूज करते हैं। लेकिन जो पूरा का पूरा स्टैटिक लोड लगता है बेड पे, तो उसके लिए ये कास्ट आयरन बेस्ट मटेरियल है। ये जो कास्ट आयरन है ना CI, कास्ट आयरन इज बेस्ट फॉर स्टैटिक लोड, तो इसलिए इसको कास्ट आयरन का बनाते हैं। और एक और रीजन है कि कई बार हम इसमें स्लाइड्स कट करते हैं, कई बार हम इसमें स्लाइड्स कट करते हैं, तो स्लाइड्स में क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, तो उसके लिए वो उसको फ्रिक्शन चाहिए होता है, तो ऑयल वगैरह तो यूज करते ही हैं, लेकिन कास्ट आयरन की खासियत क्या होती है कि इसमें थोड़ा ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, फ्री ग्रेफाइट्स होते हैं जिसकी वजह से इसमें ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, तो स्लाइड्स इसके लिए अच्छे बनते हैं, तो इसलिए कास्ट आयरन को यूज करते हैं स्टैटिक नेचर ऑफ लोड की वजह से और स्लाइड्स की वजह से। सो आई होप इसका आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों कास्ट आयरन ही मशीन बेड के लिए यूज करते हैं, लेथ मशीन या किसी भी और भी मशीन में हम कास्ट आयरन का यूज करते हैं, राइट। चलो इसको इरेज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 14 एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है वॉल ऑफ थिकनेस 0.2 मीटर एंड ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 0.4 वॉट पर मीटर केल्विन is having surface area of 1 meter square. If the inner and outer temperature of the wall are 600 degrees Celsius and 400 degrees Celsius respectively, the rate of heat transfer will be. Question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है डियर स्टूडेंट। तो ये सिंपल सा एक जो हीट ट्रांसफर का रूल है वो उस पे अप्लाई, वो उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है एक वॉल ऑफ थिकनेस 0.2 मीटर, ये वॉल है, थिकनेस इसकी क्या है 0.2 मीटर एंड थर्मल कंडक्टिविटी के इसकी क्या है 0.4 वॉट पर मीटर केल्विन, इज हैविंग सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ये मान लो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया क्या है A 1 मीटर स्क्वायर। इफ द इनर एंड आउटर टेम्परेचर, इनर टेम्परेचर ये मान लेते हैं हम, इनर टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस है T1 और ये T2 कितना हो गया 400 डिग्री सेल्सियस और हीट फ्लो इधर से इधर हो रहा है, ये हीट फ्लो हो रहा है। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर Q निकालना है डियर स्टूडेंट, Q निकालना है, राइट। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है KA dt by dx, KA dt by dx, राइट। फूरियर्स लॉ से हमें पता है कि Q जो कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है वो फूरियर्स लॉ से होता है। फूरियर लॉ कहता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर Q हमेशा क्या होता है KA dt by dx। व्हाट इज K? K is thermal conductivity, this K, A is area, dt is change in temperature, dt is T1 minus T2 dt by dx, और dx क्या है, dx क्या है इसकी थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये। तो सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी K क्या है 0.4 वॉट पर मीटर केल्विन, 0.4 वॉट पर मीटर केल्विन। यूनिट का ध्यान रखना होगा, सब कुछ SI में लेके चल रहे हैं, एरिया भी मीटर स्क्वायर में है 1, dt अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा डियर स्टूडेंट। तो चूंकि सेल्सियस है और टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है, तो टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस और केल्विन दोनों में सेम ही होता है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसा भी लेते हो 600 प्लस 273, ये हो जाएगा T1 माइनस 400 प्लस 273, ये तो अल्टीमेटली 273 से ये 273 माइनस कट ही जाएगा, तो इसलिए 600 माइनस 400 ही बचेगा अपॉन dx क्या है 0.2 मीटर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 200 बाई 0.2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 0.2 से पॉइंट हट जाएगा 2000, ये हो जाएगा 1000 से कट जाएगा, 4 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 में तो 400 वॉट आंसर हो जाएगा, जूल पर सेकेंड वॉट, क्योंकि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब हीट डिवाइडेड बाय टाइम, तो जूल पर सेकेंड मींस वॉट, तो 400 वॉट इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 400 वॉट विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फूरियर लॉ पे बेस्ड एक बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। डिप्लोमा लेवल पे कोई हाई फाई न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, अगर आप देखोगे तो फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ फेज डायग्राम द रिएक्शन दैट यील्ड्स टू सॉलिड फेजेस ऑन कूलिंग अ सिंगल सॉलिड फेज इज कॉल्ड। डियर स्टूडेंट ये कह रहा है कि फेज डायग्राम में एक ऐसा रिएक्शन जो दो सॉलिड फेज दे ऑन कूलिंग अ सिंगल सॉलिड फेज, मतलब अगर आप इसको देखो तो ये कह रहा है कि सॉलिड फेज अब इसकी हम कूलिंग कर रहे हैं, सॉलिड फेज की कूलिंग कर रहे हैं, तो हमें दो सॉलिड फेज मिल रहा हो, सॉलिड प्लस सॉलिड। ऐसा रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? तो डियर स्टूडेंट ये यूटेक्टॉइड रिएक्शन होता है, यूटेक्टॉइड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूटेक्टॉइड, यूटेक्टॉइड
यूटेक्टॉइड रिएक्शन, यूटेक्टॉइड रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पेयर ऑफ स्पर गियर, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? अ पेयर ऑफ स्पर गियर कंसिस्ट ऑफ अ 20 teeth pinion meshing with a 120 teeth gear. The module is 4 mm. What is the center distance between gears? इस क्वेश्चन, ये भी फिर से न्यूमेरिकल है डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि पेयर ऑफ स्पर गियर है, तो स्पर गियर का जो पेयर है मतलब एक दूसरे के साथ मैश कर रहा है, उसका जो मॉड्यूल होगा वो सेम होगा। मैचिंग गियर के दोनों के मॉड्यूल सेम होते हैं। तो एक पे क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? T1 कितना दिया हुआ? कंसिस्ट ऑफ 20 टीथ, 20, और T2 कितना दे दिया है? 120 टीथ। द मॉड्यूल M कितना दिया हुआ? मॉड्यूल तो दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि मैशिंग गियर है, 4 mm। व्हाट इज द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन गियर्स, मतलब सेंटर डिस्टेंस x निकालना है। अगर आप देखोगे तो ये गियर है और ये गियर है, तो दोनों के बीच में ये सेंटर डिस्टेंस निकालना है ये। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें D1 M इज इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट? D बाई टी। मॉड्यूल क्या होता है? D बाई टी। तो मॉड्यूल 4 है, मॉड्यूल D1 अगर लेंगे तो D1 बाई T1 हो जाएगा। तो यहाँ से D1 क्या आ जाएगा? 4 इंटू 20, ये हो जाएगा कितना? 80। तो फर्स्ट का जो डायमीटर होगा, पिच सर्कल का डायमीटर वो 80 हो जाएगा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 40। ये हो जाएगा 40। नाउ सेकंड में भी M इज इक्वल टू D2 बाई T2। तो इसका D2 क्या हो जाएगा? इसका D2 हो जाएगा M4 इंटू T2। T2 क्या है? 120। तो 480 हो जाएगा, राइट? 480 हो जाएगा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसका हाफ। तो ये हो जाएगा 480 का हाफ कितना हो जाएगा? 240। तो अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 240 प्लस 40 विच इज 280। 280 हो जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 280, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सेंसिबल हीट फैक्टर फॉर अ साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस इन विच सेंसिबल हीट एडेड इज 45 किलोजूल पर केजी एंड लेटेंट हीट एडेड इज 30 किलोजूल पर केजी विल बी। मतलब इस क्वेश्चन में सेंसिबल हीट फैक्टर निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सेंसिबल हीट फैक्टर। सेंसिबल हीट फैक्टर। सेंसिबल हीट फैक्टर डियर स्टूडेंट क्या होता है? हीट सेंसिबल हीट फैक्टर इन विच सेंसिबल हीट फैक्टर होता है सेंसिबल हीट एडेड, सेंसिबल हीट एडेड बाय टोटल हीट, बाय टोटल हीट, ये फॉर्मूला होता है। तो सेंसिबल हीट इसमें कितना ऐड किया जा रहा है? 45 किलो जूल पर केजी। और टोटल हीट कितना ऐड किया जा रहा है? 45 प्लस 30, 30 लेटेंट है और 45, तो 45 प्लस 30 हो जाएगा। तो 45 बाई ये हो जाएगा कितना? 75, 15 से 5 से 9 और 5 से 15, 3 से 3 3 जा 9, 3 से 3 5 जा, तो ये 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा इसका आंसर। सेंसिबल हीट फैक्टर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 0.6। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है? सेंसिबल हीट एडेड बाय टोटल हीट। सेंसिबल हीट एडेड 45 है और टोटल हीट एडेड कितना है? 45 प्लस 30, तो ये हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो डियर स्टूडेंट ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट स्टैटिक फ्रिक्शन के रेस्पेक्ट में सही नहीं है।
तो पहला कोई स्टेटमेंट है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस। ये ट्रू है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रफनेस पे डिपेंड करता है, सरफेस के रफनेस पे, सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता बल्कि सरफेस के रफनेस पे डिपेंड करता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव in the force of friction would have been absent। Dear student, ये भी क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन, बॉडी जिस डायरेक्शन में टेंड्स टू मूव रहता है, जिस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है उसके ऑपोजिट लगता है, ठीक है, सो दैट कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो, तो हमेशा उसके ऑपोजिट लगता है। थर्ड कह रहा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। ये रॉन्ग है। फोर्स ऑफ लॉ ऑफ फ्रिक्शन कहता भी है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, और यहाँ पे कह रहा है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब बोलोगे कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा थोड़ा सा एब्सर्ड लग रहा है, बट ये ट्रू है कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया पे नहीं बल्कि नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। एरिया चाहे आप जितना भी बढ़ा दो, नेचर ऑफ सरफेस सेम रहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही रहता है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सो आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम 18 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप कि 18 क्वेश्चन के थ्रू आपने लर्न किया होगा, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। फिर हम एक बार फिर से हम इस वीडियो को इस क्वेश्चन एनालिसिस वीडियो को लेके आएंगे आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन का प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट वीडियो जो डाली जाती है उसका नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपके पास, सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स अ लॉट।